छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों कांग्रेस शासित ऐसे राज्य हैं जिनके बीच कुछ दिनों से अपने अपने प्रदेश के हित को लेकर टकराव देखने को मिल रहा था। राजस्थान को पहले से आवंटित छत्तीसगढ़ के कोल ब्लॉक में कोयला खत्म होने के बाद विस्तारित कोल ब्लॉक में उत्खनन की मंजूरी चाहिए थी। अगर ये मंजूरी नहीं मिलती तो राजस्थान को बिजली संकट झेलना पड़ता। इस मसले को लेकर दोनों राज्यों में बात आलाकमान स्तर पर हुई, जिसका नतीजा ये निकला कि राजस्थान के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ पहुंचे और दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद अब पारसा ईस्ट कांटा बासन कोल ब्लॉक में उत्खनन का रोड़ा खत्म हो गया। राज्य सरकार का इसमें कोई भूमिका नहीं है। राज्य सरकार की भूमिका केवल ये है कि जो नियमों का पालन हो। यदि वहाँ स्थानीय लोगों को हटाया जाता है तो पुनर्वास योजना लागू करने का, पर्यावरण नियमों का पालन करना, ये सारे नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी, अलॉटमेंट का अधिकार केवल भारत सरकार को है। रॉयल्टी का नुकसान हमको जरूर होता है। यदि प्राइवेट सेफ्टी माइंस हो, यदि गवर्नमेंट के अलावा, तो उसमें प्रीमियम मिलता है और रॉयल्टी भी मिलता है। राज्य सरकारों को जब अलॉट होता है तो केवल रॉयल्टी मिलती है। जो भारत सरकार ने अलॉटमेंट किए हैं वो अपना असेसमेंट करते हैं, उसके बाद में अलॉटमेंट होते हैं, राज्य सरकारों को होता है। ये भी स्टेट गवर्नमेंट को अलॉटमेंट किया हुआ ब्लॉक है। तो पारसा ईस्ट और कांटा बेसिन, ये ब्लॉक में हमारा काम चल रहा है, उसी एक्सटेंशन की बात है। और पारसा का जो नया 5 मिलियन टन का ब्लॉक है, उसकी बात हम मांग कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो अगर छत्तीसगढ़ हमें मदद नहीं करता है तो हमारे ब्लॉकआउट हो जाएगा, ब्लैकआउट हो जाएगा वहाँ पे राजस्थान के अंदर। जो 4,500 मेगावाट पावर जो प्लांट है, 4,500 मेगावाट के, वो बंद हो जाएंगे। हालांकि राजस्थान को कोयला ब्लॉक आवंटन पिछली सरकार के समय ही हुआ था, लेकिन कोल ब्लॉक विस्तार की अनुमति के पहले स्थानीय स्तर पर विरोध ने इस मुद्दे को गरमा दिया। इसीलिए इसकी सहमति के फैसले पर बीजेपी को सवाल उठाने का मौका मिल गया। यहाँ पर जो कोल एरिया है, ये आदिवासी क्षेत्र का प्राकृतिक संसाधन है। सरकार को हमारे आदिवासी समाज से चर्चा करनी चाहिए। आदिवासी समाज से आप चर्चा करने की हिम्मत नहीं करते। यहाँ पर हमारे आदिवासी समाज उग्र हो रहा है, आंदोलन कर रहा है, धरना कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, चक्का जाम कर रहा है, कलेक्ट्रेट का घेराव कर रहा है, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा हमारे इन आदिवासी समाज के साथ में चर्चा करने की स्थिति में नहीं है। कुल मिलाकर इस मुद्दे पर सहमति के बाद दोनों राज्यों के बीच टकराव खत्म हो गया। छत्तीसगढ़ की सहमति ने राजस्थान सरकार को संजीवनी दे दी, जिससे बिजली संकट के साथ साथ राजस्थान विपक्षी हमले से बच जाएगा। लेकिन इस फैसले ने छत्तीसगढ़ में आदिवासियों और बीजेपी को सरकार के खिलाफ बोलने का मौका जरूर दे दिया है। कैमरामैन योगेश राव के साथ मोहन तिवारी और विक्की पांडे की रिपोर्ट। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। राजस्थान के मुख्यमंत्री जैसे ही रायपुर पहुंचे तो सबसे पहले एयरपोर्ट में उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता की तरफ से मैं छत्तीसगढ़ की जनता से कोयला मांगने आया हूं। तभी साफ हो गया था कि राजस्थान में आने वाले समय में गंभीर बिजली संकट पैदा हो सकता है। मुख्यमंत्री पहले इसमें जो नज़र आ रहा था बिल्कुल तैयार नहीं थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बदलते गए और फाइनली ये डिसाइड हुआ है कि वहाँ पर अनुमति दी जाए। और कहीं ना कहीं ये भी बात सामने आई है मुख्यमंत्री ने कि जो लोग वहाँ पर हैं उनके हितों का ध्यान रखा जाएगा, उनके हितों का हनन नहीं होने दिया जाएगा। और देखिए, सीधी बात है, डेवलपमेंट अगर होना है तो निश्चित तौर को पर्यावरण को नुकसान होता है, लेकिन डेवलपमेंट ज़रूरी भी है, क्योंकि उस इलाके में जहाँ पर वो कोल माइंस है वहाँ के लोगों को रोजगार तभी मिलेगा जब वहाँ से खनन का काम प्रारंभ होगा। आज इसी कड़ी में कई लोग वहाँ पर राज्यपाल से भी मिले थे, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हुई। कहीं ना कहीं ये चीज़ें सामने आ रही कि अब ये दो राज्यों के बीच जो खींचतान मची थी कोयले को लेकर, ये खींचतान कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है। आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं रामावतार तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं उनका। मेरे साथ मौजूद है घनश्याम राजू तिवारी जी, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं उनका। मेरे साथ श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, पूर्व विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले रामावतार तिवारी जी के पास चलता हूं। रामावतार जी, ये जो
कोल आवंटन वाला जो मामला है ये अभी का नहीं है, जब रमन सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे 2015 का है। और वैसे भी कोयला आवंटन किसको करना है, खदान किसको नहीं करना है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है। राजस्थान विद्युत निगम को ये 3 खदानें मिली थी, जिसमें एक में ही काम शुरू हो पाया है, 2 में अभी तक शुरू नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ विरोध भी वहाँ स्थानीय स्तर पर देखने को मिला। हालांकि ये भी नजर आया कि विरोध बहुत हद तक प्रायोजित भी था। अब ये बात सामने आ रही कि कहीं ना कहीं जो वहाँ के लोग हैं उनके हितों को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आज की इस मुलाकात को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, कोल आवंटन की जो प्रक्रिया है तो बहुत पुरानी है और पिछले सरकारों का है, क्योंकि इस मुद्दे में कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से अडानी का नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए ये विवादित हुआ है। अन्यथा ये विवाद नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, विकास के मुद्दे को लेकर अगर राजनीतिक चश्मे से अगर देखेंगे सब चीज को, अगर उसमें प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई हो, अगर उसमें एक तरफा किसी को देने का नियत हो, तो ये बात का बवंडर या राजनीतिक चश्मे से देखा जाना चाहिए। अन्यथा विकास के मुद्दे को लेकर जिस तरह से आज जो है कोल जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे राज्यों का विकास, जनजीवन सब चीज आधारित है, तो इस मुद्दे पर आम सहमति से ही अगर काम हो रहा है, निर्णय हो रहा है, तो करना चाहिए। इसमें एक बात की जो लोगों को शंका लगातार है, जो उन क्षेत्र के लोग हैं उनको भी और सभी को, कि पर्यावरण का नुकसान ना हो, वहां पर रहवासी हैं उनके प्रति जवाबदेही सरकार की और कंपनी की होनी चाहिए, क्योंकि ये कोयला राज्य को, राजस्थान सरकार को मिली हुई है, निगम को, उनमें जो ट्रांसपोर्टिंग का काम है वो काम अडानी के पास है, क्योंकि अडानी का नाम जुड़ गया है और लगातार राहुल गांधी जी अंबानी और अडानी को एक तरह से भाजपा के करीबी मानते हैं। इसलिए इस मुद्दे में निर्णय लेने में असुविधा या राजनीतिक तरीके से इसके गलत संदेश ना जाए, इसके कारण लिंगर ऑन हो रहा था, पहली बात। दूसरी बात, जो उस क्षेत्र के कुछ लोग हैं वो लोग भी मांग कर रहे थे कि इस कोल ब्लॉक खोलते समय इन चीजों को ध्यान दिया जाए, इसमें लोगों का जनजीवन जो है वो प्रभावित ना हो और प्रदूषण, पर्यावरण का ध्यान देखा जाए और जो नियम कानून है उसका हो। ये मुख्य बातें इस मुद्दे को थी। सुशील जी, विरोध किस बात का हो रहा है? खदान आज की नहीं है, 2015 में अलॉट की गई 3 खदान, उसमें एक में ही काम शुरू पाए, क्योंकि अब वहां पर कोयले की आपूर्ति नहीं हो पा रही, इसलिए जो 2 है परसापुर और कांता बेसन, इसमें प्रक्रिया पूरी तरह से उलझी हुई है, यहां पर खदान का काम शुरू नहीं हो पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत क्यों है? क्या भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट नहीं चाहती? क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि वहां पर कोयला खनन हो पाए? देखिए आदित्य जी, कहाँ भारतीय जनता पार्टी ने इसमें विरोध किया? भारतीय जनता पार्टी तो इनके रवैये पे कहीं न कहीं आपत्ति है। क्यों रोका इन्होंने, फिर आज क्यों शुरू किया? मुद्दा यह है कि पहले रोक क्यों लगाई गई या आवंटन के मामले में क्यों प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए, आदिवासियों के हितों की बात की गई, वहां के स्थानीय नागरिकों के हितों की बात की गई, और आज फिर वो क्या आदिवासी मुद्दे हल हो गए, वो जो वहां के नागरिकों के मुद्दे हल हो गए क्या? अचानक आते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत जी और यहाँ पे सहमति बन जाती है। उसके पहले मुख्यमंत्री जी किसी भी कीमत पे मानने को तैयार नहीं थे। मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में आमंत्रित किए गए थे और केंद्र सरकार का अधिकार है। अडानी या का क्यों इनके खौफ छाया रहता है, और कहीं न कहीं क्या अडानी से इनका सेटलमेंट हो गया क्या? अडानी को ही इन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसके पीछे अडानी का नाम आ रहा है, तो कहीं न कहीं क्या भूपेश बघेल और अडानी का आपस में तालमेल हो गया तभी इन्होंने ये बंदिश हटाई, या केंद्र में जो इनकी कांग्रेस पार्टी है वहां तक कोई बड़ी राशि का मामला है क्या? क्या मामला है आखिर? इस बात पे प्रश्न चिन्ह भारतीय जनता पार्टी उठा रही। भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी बोला था कि आप इनका कोल ब्लॉक का आवंटन रद्द करो या उसके काम मत करने दो या कोल का खनन मत करने दो, ऐसा प्रश्न तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं उठाया था।
लेकिन इन्होंने खुद ही रोका और 3.5 साल बाद अब इनको विकास याद आ रहा है, वहां के लोगों की हितों का ध्यान आ रहा है। तो आखिर क्या कारण है, हम इस गहराई में जाना चाहते हैं कि 3.5 साल बाद एकाएक माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। अब क्या आदिवासियों के हितों की अब चिंता इस सरकार को खत्म हो गई, क्योंकि लगातार सर्व आदिवासी समाज भी इनके खिलाफ सड़क पे उतरा हुआ है। घनश्याम जी, बॉडी लैंग्वेज मुख्यमंत्री जी की मैं बहुत अच्छे समझता हूं, मेरे से अच्छे से आप समझते होंगे, बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं दिखे। मुझे ऐसा लगा कि मजबूरी में हाँ बोलना पड़ा। आज जो मीटिंग हुई, उसके बाद जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्योंकि अगर वो चाहते तो आज इतना समय नहीं लगता, पहले ही वो अप्रूव कर चुके होते। वो जानते हैं कि उस जगह का आदिवासी कहीं ना कहीं विरोध कर रहा है, वो जानते हैं कि प्रॉपर तरीके से अगर प्रक्रिया नहीं अपनाएगी, क्योंकि यही सब बातें थी जिनका विरोध करके आप आज सत्ता पे काबिज हुए हैं। अब अगर आदिवासी वहां का विरोध करता है, चूंकि वहां पर लगातार ये भी बात सामने आ रही कि वहां की जो नदी है हसदेव, वो कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज्यादा बुरा इफेक्ट पड़ेगा, और चूंकि कोयला खदान है, निश्चित तौर पर इतने सारे पेड़ों की कटाई होगी। मुख्यमंत्री ने ये तो कह दिया कि जो भी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अनुसार ही होगा, नियमानुसार काम करेंगे, लेकिन स्थानीय लोगों की बातों का भी ध्यान रखा जाएगा। किस तरह से देख रहे हैं आज पूरा ये डेवलपमेंट जो दिन भर हुआ? देखिए आदित्य जी, निश्चित ही जिस प्रकार से आज 2 राज्य के मुख्यमंत्रियों की जिस विषय को लेकर बैठक हुई, तमाम चर्चाओं का दिन भर दौर रहा है, और हम उस विषय पर अगर डिबेट कर रहे हैं तो एक बात तो बहुत ईमानदारी से समझ में आती है कि राज्यों के प्रति जनप्रतिनिधि और मुखिया की चिंताएं क्या होती है, ये हमने आज की इस बैठक में देखा। दूसरा, आपने बॉडी लैंग्वेज की बात कर दी, तो मैं आपको बता दूं, भूपेश बघेल जी एक किसान पुत्र हैं, और किसान पुत्र के बॉडी लैंग्वेज को समझकर परसेप्शन क्रिएट करना मुझे नहीं लगता कि उचित दिखाई पड़ता है। परंतु निश्चित ही एक बात बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ी आज पूरे चर्चा के दरमियान में, कि छत्तीसगढ़ में जहां भी कोल खनन की अनुमति को लेकर जो भी परिस्थितियां निर्मित थी, राज्य हित सर्वोपरि रहा और राज्य हित सर्वोपरि रहे, इस बात की चिंता प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी ने दिखाई है, और इस बात को उन्होंने स्पष्ट रूप से मीडिया पर आकर भी कहा है। जैसा कि आपने कहा आदित्य जी, की कोल आवंटन केंद्र सरकार करती है, खनन का काम आवंटित राज्य जिसको देना चाहे उस तरीके से करती है, लेकिन लगातार जो अडानी अडानी के विषय पर चर्चा हो रही है, मैं एक बात बड़ी ईमानदारी से कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ के अंदर 15 वर्षों में जिस प्रकार से कोल आवंटन के नाम पर गरीब लोगों को, आदिवासी लोगों को, वनवासी लोगों को जिस प्रकार से अपने क्षेत्र से भगाया गया, हटाया गया, और जिनका आंदोलन हमने खड़ा किया, जिनके साथ खड़े होने का दावा हमने किया, आज वही परिस्थिति उस क्षेत्र में निर्मित थी जब इन 15 वर्षों के आवंटन में भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोगी के रूप में खड़ी थी। तो जिस वर्ग का अहित होता हो उस वर्ग की हामी हम भरे, और हम जिसका विरोध करते हो ये तो नहीं हो सकता। लेकिन आज भी जो बातें हुई निकलकर तो बहुत स्पष्ट नहीं आया है क्या होना है, लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से है कि राज्य का, क्षेत्र के वनवासियों का किसी प्रकार का अहित नहीं होगा, उनके हितों का ध्यान रखा जाएगा, उसके बाद खनन की अनुमति होगी। लेकिन मैं ये कहता हूं, जैसा कि आदरणीय श्रीचंद सुदानी जी कह रहे थे, बड़े भाई हैं, कि कोल आवंटन में हमारी आपत्ति नहीं, लेकिन इतने सालों तक क्यों चुप रहे, आदिवासियों का क्या होगा? तो मुझे लगता है कि आदिवासियों की जितनी चिंता भारतीय जनता पार्टी को इन 3 सालों में हो रही है, 15 सालों में तो नहीं हुई है। रही बात हमारे अधिकारों की, तो जिस कोल का हमको रॉयल्टी मिलनी चाहिए, जिससे राज्य के आर्थिक विकास की पटरी चलती है, आज भी हमें कोल के रॉयल्टी के रूप में केंद्र सरकार हमारी राशि रोके हुई है। मैं तो कहता हूं कि अगर राशि की चिंता है, प्रदेश की चिंता है, तो इस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि अगर एक संघीय व्यवस्था है कि राशि केंद्र सरकार को राज्य को देना चाहिए, तो अगर उस पर भी कोई अड़ंगा लगाया जाता है, पक्षपात होता है, तो उस पर भी बात होनी चाहिए। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, उसके पहले एक डेलीगेशन था। आज राज्यपाल अनुसुईया उइके अंबिकापुर प्रवास पर थी, तो एक डेलीगेशन आया था उनसे मिलने के लिए कि इस कोल ब्लॉक को शुरू किया जाए। वो डेलीगेशन के लोगों का क्या कहना है, चलिए हम आपको पहले सुनवाते हैं, उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हम लोग यही चाहते हैं कि अब हमने तो ज़मीन दे दी है, पैसा भी ले लिया, अब हमारे बहुत सारे युवा बेरोजगार भाई हैं, उन लोग का कहना ये है कि जल्दी से माइंस खोला जाए और हमको रोजगार दिया जाए, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति की सुधार हो। देखिए, साफ तौर पर जो लोग आए हुए थे उनका यही कहना था वहां पर कि ये जब तक ये खनन शुरू नहीं होगा तब हमको नौकरियां कहां से मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात सामने आई थी कि जो मुआवजा है वो ले चुके हैं, मुआवजे के साथ साथ नौकरी की भी बात आई थी, लेकिन नौकरी तभी मिलेगी जब खनन वहां पर शुरू हो पाएगा। बहरहाल
सुंदरानी जी, ये जो मामला है कहीं ना कहीं लेमरू भी इसमें जद में आ रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है। अलॉटमेंट आपके समय में हुआ था, दिक्कतें हैं, क्योंकि देखिए एक राज्य की बात दूसरे राज्य को सुनना चाहिए, लेकिन जो घनश्याम राजू जी ने बोला और मुख्यमंत्री ने भी आज इस बारे में कहा कि जो रॉयल्टी मिलनी चाहिए राज्य को, राज्य का इसमें कुछ फायदा नहीं, क्योंकि अलॉटमेंट पूरा केंद्र सरकार के हाथ में, जो रॉयल्टी मिलती है वो भी इतनी कम है कि उससे कुछ गुजारा होने वाला नहीं, केवल नुकसान होता है। ये आज का अलॉटमेंट नहीं, काफी समय पहले का है। आदिवासियों की अगर हम बात करें तो आदिवासी निश्चित तौर पर, क्योंकि हसदेव नदी है, पर्यावरण का नुकसान होगा, ये दोनों बातों को लेकर अलग अलग आंदोलन हुए, लेकिन कुछ लोग फेवर में हैं और कुछ लोग फेवर में नहीं है। अधिकतर जो धड़ा है वो सामने आ रहा है, वो चाहता है कि शुरू हो ताकि वहां पर उनको नौकरियां मिले। भारतीय जनता पार्टी ने इस खनन को, चूंकि 2015 का ये मामला था, शुरू करने के लिए क्या कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि एक ही खदान अभी तक वहां पर शुरू हो पाई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के समय में अलॉटमेंट जरूर हुई, लेकिन वहाँ के लोगों के हितों का ध्यान रखते हुए उस पर क्रियान्वयन नहीं हुआ। उसके बाद भूपेश बघेल जी की सरकार आई, उन्होंने भी यही बात कही कि वहाँ के आदिवासियों के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा। सवाल यही तो उठता है कि जो जिसके लिए 3.25 साल भूपेश बघेल जी सहमति नहीं दे रहे थे, उसमें आदिवासियों का अहित नजर आ रहा था, छत्तीसगढ़ का अहित नजर आ रहा था, तो फिर आज अचानक ऐसा हृदय परिवर्तन किस आधार पे हुआ कि उनने अपनी कही हुई बात से वो हटके कोल ब्लॉक का खनन की परमिशन दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे संदेहों को जन्म इससे मिलता है। क्या कांग्रेस के हाईकमान के दबाव में कर रहे हैं, कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के दबाव में कर रहे हैं, या कोई बड़ी डील हुई है? ये सारे प्रश्न चिन्ह तो खड़े हो जाते हैं इस घटना पे। जी घनश्याम जी, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर राज्य के विकास के हित में, क्षेत्रवासियों के जीवन यापन में सुधार के लिए, जैसा कि एक बाइट आप सुना रहे थे, लेकिन मैंने सुना नहीं, पहले मैं उसे देख चुका हूं। निश्चित ही वहां के क्षेत्रीय जो उस उपक्रम के क्षेत्र में आते हैं, उनकी ये महती मांग है कि निश्चित ही यहां पर कार्य शुरू होने चाहिए, जिससे उन्हें रोजगार भी मिले और उनकी आर्थिक स्थिति भी समृद्ध हो। परंतु इस पर जो संदेह पैदा होने की जो बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, ये संदेह हमारे 3 साल में तो आपने पैदा कर दिया। 15 साल किसके ऊपर संदेह था? 15 साल तक उस चाशनी को कौन चसने का काम कर रहे थे? मतलब आप अपनी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कुछ बोल रहे हैं, सीधा पहले आपको वहां लिए चलते हैं। लेकिन अब हम आगे का रोड मैप बना रहे हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का लक्ष्य हमारा तय है, लेकिन एक बार फिर से जन कल्याणकारी योजनाएं जो लगातार जारी है, उनकी हम समीक्षा करेंगे। उन योजनाओं में कहीं सुधार की आवश्यकता होगी तो उसको भी तय करेंगे। कहीं अगर हमको गैप्स समझ में आते हैं तो उनको कैसे भरें, इसका हम प्रयास करेंगे। कुछ नई योजनाओं की आवश्यकता होगी तो उस पर भी हम चिंतन और विचार करेंगे। कुछ समस्याएं प्रदेश के सामने हैं, उनके समाधान के लिए रास्ता निकालेंगे। एकाग्रचित्त होके एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक दिशा में, एक मन से, एक संकल्प के साथ हम विचार विमर्श करेंगे और फिर और तेजी से प्रदेश को कैसे हम विकास के रास्ते पर ले जाएं, समाज के हर वर्ग का कल्याण कैसे करें, उसकी रूपरेखा बनाएंगे। इसलिए आज हम पचमढ़ी रवाना हो रहे हैं। अमृत ही निकलेगा। पूरी टीम एक दिशा में जन कल्याण के लिए सोचेगी, विचार करेगी। जब विचार करते हैं और सकारात्मक दृष्टि लेके लोक कल्याण के लिए विचार करते हैं तो अमृत निकलता ही है। शिवराज सिंह चौहान, जिनका साफ तौर पर कहना है कि प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर ही बातचीत करना है, और ये पूरी मंत्रिमंडल की टीम बैठी हुई है। देख सकते हैं किस तरीके से संसदीय कार्य। चलिए, अभी आपने शिवराज सिंह को सुना, हम अपने डिबेट आगे बढ़ाते हैं। मेरा सवाल घनश्याम जी से था। घनश्याम जी, बहुत सारी चीज़ों को लेकर श्रीचंद जी ने अभी अपनी बात रखी। उनका साफ तौर पर यही कहना था कि हमारे समय हुआ ज़रूर था, लेकिन हमने पूरा होने नहीं दिया क्योंकि हमें आदिवासियों की चिंता है। मुख्यमंत्री को क्या आदिवासियों की चिंता नहीं है? पूरी पिछली सरकार को ही केवल आदिवासियों की चिंता थी? नहीं, मैं वही कह रहा हूं। निश्चित है, आज 3 वर्षों में जो आदिवासी की चिंता वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी को दिखाई पड़ रही है, तो आदिवासियों का स्नेह प्राप्त होता,
समर्थन प्राप्त होता, जनादेश प्राप्त होता। परिणाम हम आपके सामने हैं। 15 सालों तक जिस प्रकार से जंगल और जमीन का दोहर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में हुआ, जिसको लेकर एक लंबा आंदोलन हम क्षेत्रवासियों के साथ इस प्रदेश में खड़ा कर पाए। आज जब कहीं ना कहीं उनके साथ अहित हो रहा था, तब यही भारतीय जनता पार्टी मुंह सिए रखे थे। हमने तो कहा है कि जो व्यवस्थाएं बनने जा रही हैं क्षेत्र के लोगों की मनो अनुरूप जा रही हैं और कहीं ना कहीं राज्य हित सर्वोपरि है। मैं बारंबार इस बात को कह रहा हूं, राज्य हित सर्वोपरि के आधार पर ही ये सारी परिस्थितियां निर्मित हुई हैं। लेकिन एक बात और है, खाली उस क्षेत्र में पुनर्वास, रोजगार या मुआवजा ही विषय नहीं है। कोल आवंटन क्षेत्र होने की वजह से वहां बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है, जिसको वर्तमान की सरकार समझ, इन्हें तो सारी चीजों को गौर कर रखा था। इन्हें तो सिर्फ और सिर्फ आमदनी से मतलब थे। मैं चिंता इस बात की भी करता हूं, जैसा कि आदित्य जी आपने कहा, हम राज्य के हित के विषय पर अगर बात कर रहे हैं, विपक्ष में सही भारतीय जनता पार्टी 15 साल सत्ता पर रही है, लेकिन आज राज्य हित जब रॉयल्टी के विषय पर बात होती है, तो आपने भी पूछा, उसका जवाब नहीं आया। यही स्थिति 9 सांसद जब छत्तीसगढ़ से केंद्र में जाते हैं, वहां भी उनका मुंह इसी तरीके से बंद होता है। मतलब राज्य हित की चिंता इन्हें नहीं है, सिर्फ इन्हें राजनीति करनी है। मेरे साथ रामतर तिवारी जी भी, मैं उनके पास भी चलता हूँ। रामतर जी, जो चीजें नजर आ रही है, क्योंकि हमने देखा मुख्यमंत्री पहले तैयार नहीं थे, सोनिया गांधी के साथ भी मुलाकात हुई और उनके बाद भी अधिकारियों से लगातार बातचीत उन्होंने की और कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की, क्योंकि रास्ता बहुत आसान नहीं था, क्योंकि इन्हीं रास्तों का आप विरोध भी करते आए हैं। अब ये बात साफ कर दी उन्होंने कि जो भी चीजें होंगी नियमानुसार ही होंगी, नियम के अलग हटकर कोई भी काम नहीं होगा और बेहद साफ है कि वहां के आदिवासियों से पूछ कर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस निर्णय को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, कोयला के मुद्दे को केंद्र में तो कांग्रेस की सरकार चली गई, इस जो एक नया विवाद आया था आवंटन के समय का, तो कोयले के मामले में हाथ डालने से हाथ के काला होने की संभावनाएं रहती है। इसलिए राजनीतिक दल, खासकर भूपेश बघेल जी, जो जनता की भावनाएं हैं, उस क्षेत्र के लोगों की भावनाएं हैं, वहां पर जो मांग है और कांग्रेस का जो एक लाइन है, उन सबको विचार विमर्श करते हुए इस मामले में वो कोई निर्णय लेने के लिए हिचक रहे थे। परंतु राजस्थान सरकार के सामने एक बड़ा संकट आ गया और वहां भी चुनाव है छत्तीसगढ़ के साथ साथ, तो एक बड़े समस्या को हल करना चाहते थे और दोनों राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार है और वो समस्या हल नहीं होती तो उनको एक जनता के सामने एक बड़ी चुनौती और जवाबदेही जो बनती, तो इसलिए दोनों मुख्यमंत्रियों ने कांग्रेस हाईकमान की सहमति ये सब बनाते हुए और एक लाइन बनाया उन्होंने कि उस क्षेत्र की जनता, प्रशासन और आदिवासी और पर्यावरण के नियम कानून, उन सब का बिना उल्लंघन किए किस तरह से जो एक नियम का पालन करते हुए कोयला दिए जा सकते हैं, इस पर एक विचार विमर्श लंबे समय से होने के बाद फैसले के करीब आया है। वो इस तरह की, क्योंकि विपक्षी दल को एक बड़ा मौका इससे मिलने की संभावना ना रहे, इसलिए फूक फूक कर कदम रखने के कारण विलंब हुआ है। और इस तरह के किसी बड़े उद्योगपति को कोई चीजें देने से या कोई प्रक्रिया शुरू होने से कई प्रकार के संदेश चले जाते हैं, तो राजनीति में संदेश का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसलिए भी क्योंकि चुनाव पास है छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, तो ये कठिन एक फैसला लेने में दुविधाजनक स्थितियों से आज कांग्रेस पार्टी और दोनों मुख्यमंत्री उबरने की कोशिश की है। इससे जी अप्रूवल मिल चुका है छत्तीसगढ़ सरकार का, क्या इस मुद्दे को लेकर आदिवासियों के बीच जाएगी भारतीय जनता पार्टी? नहीं, निश्चित रूप से हम इसके तहत जाएंगे और क्यों ऐसा निर्णय लेना पड़ा इनको, और अगर छत्तीसगढ़ के हितों से जुड़ा मुद्दा है तो क्या 3.25 साल से ये सरकार काम कर रही थी, तो क्या 3.25 साल पहले छत्तीसगढ़ के हितों के साथ समझौता किया होता तो शायद और अधिक लाभ होता छत्तीसगढ़ को। कहीं न कहीं ये स्टैंड है, छत्तीसगढ़ के हितों से इनको कोई लेना देना नहीं है, इन्हें खुद के और कांग्रेस पार्टी के हितों से लेना देना है। इसीलिए जनता की बहुत ज्यादा चिंता ये सरकार करती नहीं, जब भी कांग्रेस सरकार में होती है जनता के हितों से उसका कोई लेना देना नहीं। अच्छा जी, कितना पुख्ता ये नजर आ रहा है कि वहाँ के लोगों की सभी हितों का ध्यान आप रख पाएंगे, क्योंकि जब बात शुरू होती है, जब खनन शुरू होता है तो बहुत सारी चीजें गौण हो जाती हैं। क्या ये इस प्लेटफॉर्म पर आप ये कहेंगे कि जो भी चीजें होंगी नियमानुसार होंगी, और सबसे बड़ी बात है किसी भी आदिवासी का अहित उस क्षेत्र में नहीं होने दिया जाएगा? देखिए, निश्चित ही आदित्य जी बहुत सही प्रश्न आपने किया।
छत्तीसगढ़ में एक संवेदनशील सरकार है, छत्तीसगढ़िया सरकार है, सर्वहारा वर्ग की सरकार है। इस सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल में ऐसा कोई वर्ग नहीं है, मैं चाहे किसानों के विषय पर बात करूं, आदिवासियों के विषय पर बात करूं, आम जनों के विषय पर, ग्रामीण की बात करूं, उद्योग की बात करूं, कृषि की बात करूं, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिस वर्ग में चिंता करके फैसले न लिए गए हों। ये भूपेश बघेल जी की सरकार है। मैं आपको इस बात को आश्वस्त कर सकता हूं कि आदिवासियों के हित रक्षक आज तक कांग्रेस ही रही है, वर्तमान में भी रहेगी, और क्षेत्र में निश्चित ही जनता के अनुरूप ही काम होंगे, नियम विरुद्ध कोई काम नहीं होगा। बिल्कुल। तो कोल आवंटन को लेकर जो टेंशन चल रहा था वो टेंशन फिलहाल खत्म हो चुका है, और निश्चित तौर पर दोनों ही जगह कांग्रेस की सरकार थी, शायद टेंशन इसलिए और ज्यादा बढ़ गया। फिलहाल इसका अंत हो चुका है। आज आप सभी लोग इस चर्चा में जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, अन्य किसी मुद्दे पर फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।